नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज जो है इस श्रृंखला में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इसके बारे में देखेंगे। और ये वन लाइनर के तौर पे होगा। जितने भी एग्ज़ाम हमारे आए हुए हैं उन सभी का जो है हम लोग जो है रिवीजन कर लेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग देखेंगे और ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है संविधान की उसी के बारे में है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो दिया हुआ है, ये पूरा चैप्टर का नाम दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। और इसी के बारे में जो है हम लोगों को पढ़ना है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम लोग व्याख्या भी कर लेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो हमारा पहला दिया हुआ है, वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने, ध्यान रखिएगा, वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने किस पे, चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो वो 1813 का चार्टर अधिनियम था। ध्यान रखिएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम था। अगला है, ब्रिटिश भारत ने जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मंत्रिमंडल नहीं बना था, तो वो कौन था, बंगाल था और इसके साथ साथ में पंजाब था। अगला है, वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल समाप्त कर दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत परिषद यानी इंडियन काउंसिल की जो है समाप्ति कर दी गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुआ था, वारेन हेस्टिंग था। और कब हुआ था, 1774 में। ध्यान रखिएगा। अगला है, वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल यानी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, जिसके द्वारा जो है बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। और 1774 में ये स्थापित हुआ था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट कब का था, तो वो 1773 का था। और बात करें तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे थे। इनके अलावा 3 लोग और थे, लेमेस्टर, हाइड और चैम्बर। ये 3 लोग भी इसमें अन्य न्यायाधीश के रूप में थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थी। आगे हमारा देख लेते हैं। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। यह कथन किसका था, तो ये जो है मोहम्मद जिन्ना का था। ध्यान रखिएगा, किसका था, M.A. जिन्ना का। अगला है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है, तो अर्धसंघात्मक है। ध्यान रखिएगा, कैसा है, अर्धसंघात्मक है। अगला है, 1935 के अधिनियम के तहत, किसके, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो कहाँ पर, बंगाल में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, कांग्रेस को। ध्यान रखिएगा। अगला है, ब्रिटिश सरकार का वह अधिनियम, ठीक है, जिसने पहली बार भारत में शिक्षा पर 1 लाख, ध्यान रखिएगा, शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कौन कहा था, तो ये जो है चार्टर अधिनियम 1813 था। कौन था, तो चार्टर अधिनियम 1813 था। अगला है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन सा था। मतलब जो भारतवासी थे वो अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए संभव बनाने का जो अधिकार मिला था, किस अधिनियम के तहत, तो 1833 के, ठीक है, 1833 के अधिनियम में यह बात कही गई थी। आगे हम लोग देख लेते हैं कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था कब की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था विधायिका की गई थी वो 1919 के अधिनियम में की गई थी। कब, 1919 के अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात की गई थी। आगे हम देख लेते हैं, एक संघीय, ठीक है, एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला है, वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो देखिए, बर्मा जो है वो भारत से कब अलग हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और अगर बात किया जाए कि श्रीलंका कब बना था, तो 1948 में। ध्यान रखिएगा, कब बना था, 1948 में। श्रीलंका कब अलग हुआ था, तो 1948 में। ये मतलब अलग नहीं, सॉरी, मतलब एक देश के रूप में अस्तित्व में आया, तो 1948 में आया था। जबकि बर्मा, ठीक है, जो म्यांमार है, वो कब आया, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। अगला है, एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, तो देश के लिए लिखित संविधान। क्या, देश के लिए लिखित संविधान। अगला है,
भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको कहा जाता है? जो स्थानीय स्वायत्त का जनक है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। अगला हमारा है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। इसमें संघ एवं राज्य सरकारों का संविधान है, मतलब इसमें जो है केंद्र का तो है ही है, लेकिन राज्य का जो जितने भी राज्य हैं उनका सबका अलग अलग अपना संविधान है, यही बात कहा गया है। मतलब सभी के लिए अलग अलग नियमावली और कानून है। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में, ठीक है, 1946 को। अगला है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब जो है पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, कब? 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया गया था। अगला है भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले बी.एन. राव जी ने तैयार किया था। किसने? बी.एन. राव ने। आगे इसी में हम लोग देख लेते हैं कि संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियां। तो देखिए भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? 24 जनवरी 1950 है। क्या है? 24 जनवरी 1950 है। अगला है संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, और रहने वाले थे। और अगर बात करें कि भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ये अस्थायी थे, ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1911 को। और इसके बाद में 11 दिसंबर 1911 को राजेंद्र प्रसाद जो है ये अस्थायी रूप से अध्यक्ष हो गए थे, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन यानी फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। अगला है 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था तो किसके? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है, ये देखिए अभी हमने वही बात की कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। अगला है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर बी.एन. राव जी को। किसको? डॉक्टर बी.एन. राव को। अगला है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था तो किसने? डॉक्टर बी.एन. राव ने, ठीक है। अगला है संविधान निर्मात्री परिषद यानी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है भारतीय संविधान को, किसको? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी अपनाया गया था। अगला है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो कब किया गया था? जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। अगला हमारा पूछ लिया है कि भारतीय संविधान सभा को मतलब संविधान को निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। अगला हमारा है, ये बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। मतलब भारत का संविधान कैसा है? तो ना ही ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। ऐसी बात किसने कही थी? तो के.सी. बेहर ने की थी। किसने? के.सी. बेहर ने की थी, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वो भारत था, यह बात ऑस्टिन ने कही थी। किसने कही थी? ऑस्टिन ने कही थी। अगला है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 यानी 15 थी। अगला हमारा है संविधान पर विदेशी प्रभाव यानी फॉरेन इफेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब विदेशियों का भारत के संविधान पर क्या प्रभाव रहा, वही बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है
मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। अगला है, भारतीय संविधान में बस आपसे इतना पूछ लेगा, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और जो सूची है 7वीं अनुसूची में है, ध्यान रखिएगा। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियों का बात किया गया है। कौन कौन सी है? एक तो हमारा समवर्ती सूची हो गया, इसके अलावा संघ सूची और राज्य सूची। एक और होता है, अवशिष्ट शक्तियाँ भी होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर मुख्यतः 3 है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। तो ध्यान रखिएगा, जो समवर्ती सूची है इसको जो है कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला हमारा है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से दी गई है? कहने का मतलब है जो हमारा भाग 3 है, ठीक है, उसमें जो मूल अधिकार की बात की गई है, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। कौन सा मूल अधिकार? अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, नीति निर्देशक जो हमारे तत्व हैं ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये 36 से 51 तक है, ध्यान रखिएगा। 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और इसको जो है, जो अनुच्छेद 40 है उसको गांधी जी की आत्मा कहा जाता है। और ये सर्व कल्याण की बात करता है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा लोक कल्याणकारी की भावना किस भाग में निहित है? तो लोक कल्याणकारी की भावना जो है हमारा भाग 4, ठीक है, इसमें निहित है, क्योंकि इसमें लोगों की कल्याण की बात राज्य सरकार करेगी, ऐसा बात कहा गया है। अगला हमारा है, भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित है कहाँ से? कनाडा के संविधान से। ध्यान रखिएगा, भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ये जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से, जिसको USSR पहले कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत संघ रूस, ठीक है, यहाँ से लिया गया है। और ये जो हमारा है ये हमारा भाग, ठीक है, भाग 4A हो जाता है। कौन सा? भाग 4A हो जाता है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 51A हो जाता है। और ये स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर लाया गया था, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। और प्रारंभ में जब संविधान बना था तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो उस समय प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 0 थी, लेकिन बाद में मूल अधिकार जो थे वो हमारे कितने हो गए? 10 हो गए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन जब हमारा हुआ सन 2002 में, तो इसमें जो है एक और जोड़ा गया। तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है तो वो कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य हमारे वर्तमान में 11 हैं। मूल संविधान में कितने थे? 0 थे। और जब संशोधन होके आया तो 10 थे। इतना ही क्वेश्चन आपसे बनने के जितने भी चांस हैं वो हैं, इसके अलावा बहुत मुश्किल है। और इसी 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारा आर्टिकल 21A है उसमें भी जो है शिक्षा की बात की गई है, मतलब 6 से 14 वर्ष को जो है मुफ्त शिक्षा की बात, ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया है, ये बात भी ध्यान रखना है। 86 संविधान संशोधन, ठीक है, 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में लाया गया था। आगे हम इसी में देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आयरलैंड से हो गया। और इसके अलावा संघात्मक व्यवस्था हमारा कनाडा से हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात हो गई, ये भी हमने देख लिया, रूस से हो गया। अच्छा, वह देश जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रतिकृति हैं तो वो हमारा ब्रिटेन में हो जाएगा। और भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। कनाडा के संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह बात कही गई है, ऐसा चीज़ देखा जा सकता है। अगला हमारा है राष्ट्रीय प्रतीक। तो देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। अगला है संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका और विषय वस्तु एवं इससे संबंधित बातें। तो देख लेते हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है।
वही बात जो ऊपर दी हुई है उसी का ये जो है ट्रांसलेट इंग्लिश में है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? लागू नहीं किया जा सकता। मतलब जो प्रस्तावना है इसको कहीं भी लागू नहीं किया जा सकता। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के जितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है वह हैं 3, 5, 2 और 1। ठीक है, इतने प्रकार का वर्णन किया गया है। मतलब कितने प्रकार की न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार के समता और कितने प्रकार की भ्रातृत्व। तो देखिए 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, और जो हमारा न्याय है तो न्याय हमारी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कौन कौन से हैं? तो देखिए सामाजिक हो गया, सामाजिक के साथ साथ में आर्थिक हो गया और राजनैतिक हो गया। अच्छा, बात करें तो ये तीनों जो हमारा है ये रूस से लिया गया है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें स्वतंत्रता की तो देखिए स्वतंत्रता हमारा 5 प्रकार का है। कौन कौन से हैं? विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, ठीक है, विश्वास हो गया, धर्म हो गया और उपासना हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम समानता की बात करें तो 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो और बाकी भ्रातृत्व तो हमारा है। तो इस प्रकार से हमने जो है ये देख लिया। इसके बाद में हमारा अगला हो जाता है, भारत के संविधान में प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष कब जोड़े गए? तो ये 1976 में जोड़े गए। कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं कि कब जोड़े गए। तो देखिए जो हमारा ये भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कौन कौन से हैं? तो देखिए 42, कौन सा? 42 संविधान संशोधन जो है इसी के माध्यम से जोड़ा गया था। तो कौन कौन सा जोड़ा गया था? समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया और उसके साथ साथ में अखंडता था। यानी 3 बातें जोड़ी गई थी, ये बात ध्यान रखना है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और ये कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और प्रियम्बल में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है और वो क्या है? तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 है। अगला हमारा है संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976, वही बात ऊपर वाला रिपीट किया गया है। अगला है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो देखिए जो चीज़ संशोधन है वो निश्चित रूप से सम्मिलित नहीं रहा होगा। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता यही एक बार सिर्फ संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, तो उसी में ये जोड़ा गया था। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस बात का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। अगला हमारा है कि इस बात में उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, बम्बई जो बात है ये कब आया था? तो ये 1995 में आया था। कब? 1995 में आया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और इसी बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा उद्देशिका संविधान का भाग है। इसके अलावा अगर बात करें तो केशवानंद जो भारतीय केस हुआ था 1973 में, इसमें भी प्रस्तावना संविधान का भाग है ऐसा बात कहा गया था। कब हुआ था? 1973 में। जबकि बेरूबारी केस 1960 जो आया था उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अगला है भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से। अगला है भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहलाता है। तो ये जो है उद्देशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? उद्देशिका। थोड़ा सा हम लोग उद्देशिका के बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो उद्देशिका है इसको जो है उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, क्या चीज़? उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में समझ लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा था इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। किसने? जेएल नेहरू ने। और बाद में यही जाके क्या बनी थी? प्रस्तावना बन गई थी। बाद में यही प्रस्तावना बन गई थी। और उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार कब किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 22 जनवरी को। कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ध्यान रखिएगा किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। और प्रस्तुत कब किया गया था? तो प्रस्तुत जो है इसको किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर
ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत किया गया था और स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, और आगे चलकर परिणाम क्या हुआ कि यही जो है प्रस्तावना बन गई थी। क्या बन गई थी? प्रस्तावना बन गई थी। इतनी बातें उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में थी जो हमने आपको बता दिया। अगला हमारा है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। इसके कहने का तात्पर्य यही है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, मतलब भारत में किसी विशेष एक धर्म को जो है बल नहीं दिया जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना करती है। अगला हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। देखिए, राजनीति जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय की बात पूरे संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर नहीं किया गया है। अगला है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। क्या नहीं है? साम्यवादी राज्य। अगला है भारत के संविधान में प्रस्तावना का भाग नहीं है योजनाबद्ध विकास। क्या है? योजनाबद्ध विकास। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जैसे संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग। ठीक है, आर्टिकल, शेड्यूल एंड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो वो हमारा भाग 12 है। ठीक है, अगला है वह भाषा जो 8वीं अनुसूची संविधान के 92 अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ी गई है। ध्यान रखिएगा, नहीं जोड़ी गई है, तो वो हमारा हो जाता है कोंकणी। कौन सा हो जाता है? कोंकणी। आगे हमारा इसी में हो जाता है कि भारत में शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है। तो ये केंद्र और राज्य दोनों को मतलब है ये अधिकार कि वो जो है इस संबंध में निर्माण कर सकते हैं। आगे इसी में देख लेते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो हमारा है, 7वीं अनुसूची जो हमारी हो जाती है, तो 7वीं अनुसूची हमारी जो है संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियों से संबंधित है। ऊपर हमने इसकी बात की भी थी। 8वीं अनुसूची हमारा जो है वो भाषा से संबंधित है, जबकि 9वीं अनुसूची हमारी कुछ अधिनियमों एवं विधि मान्यकरण से संबंधित है, या कभी कभी भूमि अधिग्रहण से भी संबंधित कह देते हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। 10वीं अनुसूची जो हमारी है ये दल बदल परिवर्तन के आधार पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगला जो हमारा सुमेलित है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ अनुच्छेद दिए हैं और विषय दिए हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये अनुच्छेद 51 गा में कहा गया है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो जाएगा। अगला है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये भी जो है हमारा अनुच्छेद 51 का और छा ऐसा कहा गया है। जबकि ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास अनुच्छेद 51 का और जा में है। ठीक है, इसके बाद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात ये अनुच्छेद 50 में की गई है, और ये हमारा जो है नीति निर्देशक तत्व में ये बात कही गई है। अगला हमारा इसी में हो जाता है कि उपाधियों का निषेध, तो ये अनुच्छेद 18 में किया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये जो है अनुच्छेद 29 में किया गया है। जबकि शिक्षा का अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 21 में किया गया है, और यही वो है 86 संविधान संशोधन 2002 की बात किया जा रहा है। अगला हमारा है भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, तो आर्टिकल जो हमारा हो जाएगा 75। कौन सा हो जाएगा? 75 जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अगला हमारा है, इसी में देख लेते हैं, कुछ विषय हैं और सूचियां हैं। देखिए, 1 जो हमारा है ये समवर्ती सूची का विषय है। स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? संघीय सूची का विषय हो जाएगा। और पोस्ट ऑफिस हमारा और बचत बैंक ये संघीय सूची का है। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य जो हमारा है ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं, तो देखिए हमारा त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सा? त्रिपुरा। फिर है भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो जो 16 है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, इससे संबंधित है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। अगला हमारा भारतीय संविधान में है, तो देखिए 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। ये भारतीय संविधान के मूल जब संविधान बना था तो जो है
395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में लगभग 465 अनुच्छेद हैं जो हमारे संशोधन हो के, जैसे का खा ग घ लिखे रहते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, संशोधन हो गया। इसके अलावा अनुसूची जब हमारा मूल संविधान बना था तो 8 थी, लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, ये भी बात ध्यान रखना है। और अब हम देख लेते हैं इसके बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्न अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन का, ठीक है, मौलिक अधिकार को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है अनुच्छेद 14 और 16 से। किससे? अनुच्छेद 14 और 16 से। अगला है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 17 है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में कहीं भी अस्पृश्यता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता। किसका? धर्म की स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, बाध्यकारी नहीं है कि आप इसी धर्म को मानिए, ठीक है। इसका मतलब धर्म की स्वतंत्रता किसमें है, तो आर्टिकल 25 में है। अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, तो ये हमारा अनुच्छेद 24 हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं 14 वर्ष से कम आयु के, उनको आप कारखानों इत्यादि में या किसी होटल वगैरह में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है बाल संरक्षण अधिकार के अंतर्गत आता है और ऐसा करने पे जो है दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है संविधान या पॉलिटी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे, और ये क्लास भी ऐसे ही जारी रहेगी। तो आप लोगों ने देखा, इसको पढ़िएगा, देखिएगा और इसके बाद में अपना रिव्यू बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।